अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओपिनियन है और इसका उन्वान है डेमोक्रेटिक रिग्रेशन और इसकी जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम इसके जो टाइटल है उस पर गौर कर लेते हैं। रिग्रेशन रिग्रेशन होता है किसी चीज़ में आप तरक्की ना करो, पीछे की जाने आओ। ठीक है। जिस तरह रिग्रेशन का जो है उलट वो होता है प्रोग्रेशन। जब आगे को आप जाते हो, किसी चीज़ में तरक्की करते हो, तो रिग्रेशन क्या हो गया, पीछे आए हो, आप किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाए हो। डेमोक्रेटिक रिग्रेशन ये है कि होना तो ये चाहिए कि जी अगर आप पूरी दुनिया की अगर हम बात करें कि जहाँ पे भी जमहूरियत है तो उसमें हमें क्या है, तरक्की देखने को मिले और ज़्यादा जमहूरियत देखने को मिले ममालिक में। लेकिन क्या है, ओवरऑल ही हमें रिग्रेशन देखने को मिल रही है कि अब जो आप कह लेंगे जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो फ्लरिश नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, अब ये ओपिनियन है किस तरह, इसमें इन्होंने बताया है कि जी 15 सितंबर को जो है ना वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है हर दफ़ा। ठीक है। और क्योंकि ये सितंबर अभी गुजरा है तो उस वाले से बता रहे हैं कि ठीक है ये मनाया तो जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। लेकिन ये इस चीज़ से नहीं छुपाया जा सकता, जो हमें डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग देखने को मिल रही है। ये बहुत अच्छी टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग ये क्या होता है हमारे पास, आप ये देखें कि weakening of democratic decline involves the weakening of democratic institutions such as the peaceful transition of power or free and fair elections or the violation of individual rights that underpin democracy। ठीक है। तो मतलब हमें क्या है, ये फैक्टर्स हैं सारे जिसकी वजह से है वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो फ्लरिश नहीं कर पाती। ठीक है। और उसमें यहाँ पे इन्होंने दूसरे ममालिक की भी बात की है कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं फ्लरिश कर रही, और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, अच्छा एक ये चीज़ है कि ओपिनियन में जब भी आप पढ़ा करें जो मेन जो सेंटेंस है वो आप देख लिया करें, जो हमेशा हाईलाइट हुआ होता है। मैंने भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये है कि जी पाकिस्तान इज अमंग कंट्रीज दैट हैव सीन डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग मैंने आपको दिखा दिया कि आप आगे को नहीं जा रहे, आप पीछे को जा रहे हो, आपको इसी चीज़ में तरक्की नहीं कर पा रहे इसमें जमहूरियत को लेके। तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। अभी इसमें हम बाकी ममालिक भी देखेंगे कि कौन कौन से शामिल हैं जहाँ पे हमें जो है वो डेमोक्रेसी आगे जाती नहीं दिखाई दे रही और डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है। तो ये मेन सेंटेंस होता है, जो हाईलाइट हुआ होता है उसको आप जरूर हाईलाइट कर लिया करें। अच्छा, अब और चीज़ मैंने इसमें आपको ये बतानी थी, इसमें इन्होंने बताया है कि जी इस रिपोर्ट अगर हम देखें ना बैक स्लाइडिंग जहाँ पे हो रही है डेमोक्रेटिक, उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें अभी हम डिटेल में भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूँ। उसमें यूएस है। ठीक है। और उसमें यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इन ममालिक की बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे क्योंकि अब एक और वजह यह है कि क्यों डेमोक्रेसी जो है ना वो फ्लरिश नहीं कर पाती। अब आपको पता होगा कि सही मानों में डेमोक्रेसी के बहुत कम है लोगों में, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटेरियन रिजीम आ जाती है। ठीक है। और उसमें एक और चीज़ जो आ जाती है जिसमें पाकिस्तान को भी ये क्लासिफाई करते हैं, वो है हाइब्रिड डेमोक्रेसी। जिस तरह आपको पता है कि जी कहने को तो हमारे पास जमहूरियत रही है बीच में जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन क्या है एक तरीके से हाइब्रिड रूल होता था कि सब कुछ पीछे से इस्टेब्लिशमेंट कर रही होती थी, वो सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट जो है ना वो जमहूरियत होती थी। ठीक है। जिस तरह हमारे पास पिछला जो इमरान खान का दौर भी गुजरा तो उसको भी क्या है हाइब्रिड रूल कहा जाता था। ठीक है। और उसने कहा विच इज़ हाउ इट क्लासिफाइज पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी है ना वो उसी तरह ही हाइब्रिड डेमोक्रेसी में लिया जाता है। ठीक है। तो ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है हम ये कह रहे हैं कि जी डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है और हमें जो है इसमें कोई फ्लरिश होती नहीं दिखाई देती डेमोक्रेसी। ठीक है। इसको हम जरा डिटेल से देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं जी Earlier this month, the world marked the International Day of Democracy। उनका इस मंथ के शुरू में 15 सितंबर को दुनिया ने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और ये क्या है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वाले से। कोई भी दिन वगैरह हो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसको आप अलग रजिस्टर में मार्क किया करें। तो सितंबर 15 जो है ना उसको इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। अच्छा, तो क्या सिर्फ ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाने का ये मतलब है कि जी जमहूरियत फल फूल गई, फ्लरिश कर गई? नहीं, यही बात आगे कर रहे हैं। बट दिस हार्डली मास्क द रियलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग। तो उन्हें कहीं ना के बराबर ये मास्क करता है, छुपाता है रियलिटी को, हकीकत को। किसको? डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, क्या हम डेमोक्रेसी में है ना वो आगे नहीं जा रहे। दैट इज परवेसिव, बिल्कुल आया है, साफ जाहिर है इन द वर्ल्ड टुडे, इस दुनिया में बिल्कुल साफ जाहिर है कि डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग
हो रही है। पाकिस्तान टू हैज सीन डेमोक्रेटिक रिग्रेशन, पाकिस्तान ने भी दूसरे ममालिक देखा है, हमने डेमोक्रेटिक रिग्रेशन देखा है कि कोई भी हम ये कह सकते हैं कि सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको हाइब्रिड रूल की मिसाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं की। मैनी डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर चैलेंज्ड बाय पोलराइजेशन, इसको आप हाईलाइट इस तरह कर सकते हैं कि जी नंबर 1 आप इसको कर लेंगे जी पोलराइजेशन की वजह से ये है ना प्रॉब्लम्स हुई हैं हमारे पास, डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं की। फिर इंटॉलरेंस है, और फिर क्या है टॉक्सिक पॉलिटिक्स है, और इसके अलावा और क्या है हमें देखने को मिला है इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ और मीडिया फ्रीडम, ठीक है। मीडिया पे भी जिस तरह कर देना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी डेमोक्रेटिक मुल्क है जो फ्लरिश कर रहा हो वहाँ पे मीडिया फ्रीडम को दबाया जा सकता है। लेकिन ये चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारे पास डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग देखने को मिल रही है। एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट, सप्रेशन ऑफ डिसेंट होता है कोई आपसे खिलाफ करे तो आप क्या उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करो। तो मतलब ये सारे इशूज़ हैं हमारे पास, पोलराइजेशन हो गई, इंटॉलरेंस हो गई, टॉक्सिक पॉलिटिक्स हो गई, इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एंड मीडिया फ्रीडम हो गया, सप्रेशन ऑफ डिसेंट हो गया। तो इस वजह से है ना वो हमें डेमोक्रेसी है ना वो फ्लरिश नहीं कर पा रही। Again, this is happening against a backdrop of economic stress and rising but unmet public expectations. उन्होंने कहा ये सारा कुछ हो रहा है अगेंस्ट अ बैकड्रॉप होता है किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। एक तो इकोनॉमिक इशूज़ है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, और दूसरा क्या है राइजिंग बढ़ती हुई बट अनमेट पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, लेकिन ना पूरी हुई पब्लिक एक्सपेक्टेशंस है, पब्लिक की जो उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 का हवाला दे रहे हैं, ये भी आप वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023. Because several reports by international organizations and publications have recorded a global trend of democratic erosion. अच्छा, अब ये कई उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने ये जो ट्रेंड है ग्लोबल ट्रेंड कि ये हमें डेमोक्रेसी नहीं फ्लरिश हो रही, डेमोक्रेटिक एरोजन हो रही है, इसका इन्होंने जायज़ा लेने की कोशिश की है। और इसमें बता रहे हैं जी डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 2023 वीडम इंस्टीट्यूट की, ये जो बेस्ड है स्वीडन में, वो बताता है कि डेमोक्रेसी ने क्यों डिटेरियोरेट हुआ है, क्यों इसकी जो हालत है वो ख़राब हुई है इन मैनी रीजन्स, मुख्तलिफ ख़ित्तों में, रीजन में, विद द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी एंजॉयड एट एवरेज ग्लोबल सिटीजन हैविंग ड्रॉप टू 1986 लेवल्स। कि जो लेवल है डेमोक्रेसी जो एक आम शहरी इंजॉय करता है वो ड्रॉप कर गया है 1986 लेवल्स पे, ठीक है। अच्छा, अब उन्हें कहा कि जी ओवर 35 years of international advances in democracy have been wiped out in the last decade. उन्हें कहा पिछले 35 सालों में जितनी भी हमें एडवांसेस देखने को मिली थी, तरक्की देखने को मिली थी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत को लेके, वो बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गई है, ख़त्म हो गई है इन द लास्ट डेकेड, यानी पिछले 10 सालों में। इट फाउंड देयर आर मोर क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज, उन्हें कहा अब हमें क्लोज ऑटोक्रेसीज देखने को मिल रही है। ऑटोक्रेसी हमारे पास क्या होती है, जब एक किसी के पास सारी पावर हो ना, किसी एक बंदे के पास आप जमहूरियत ना हो, डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है। देन लिबरल डेमोक्रेसीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 2 decades. तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ज़्यादा क्लोज ऑटोक्रेसीज हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज की जगह पहली मरतबा पिछले 20 सालों में, विद द करंट वेव ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन स्वीपिंग अक्रॉस ऑल रीजन्स। और उन्होंने कहा हमें ये ऑटोक्रेटाइजेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। It also found 72% of the global population, 5.7 billion people, live in autocracies. उन्होंने कहा कि जी 72% लोग जो हैं ग्लोबल पॉपुलेशन के, जो ये बनते हैं 5.7 बिलियन लोग, ये ऑटोक्रेसीज में रहते हैं। अब सब्सटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम 46% डेकेड अगो, और ये इंक्रीज है, इजाफा है 46% का अगर हम मुवाजना करें पिछले 10 सालों से, ठीक है। ऑटोक्रेसी को इसको और डिटेल में देख लेते हैं। ये बेसिकली होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो एक और वजह जो है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की, वो हमारे पास ये क्लोज्ड ऑटोक्रेसीज भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शुरू में देखा था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एनुअल सर्वे हुआ था कि वो हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी है कहाँ पे, 167 मुल्कों में, उसका हम हवाला देखते हैं। अच्छा, अब ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो सर्वे किया, एनुअल सर्वे, कि उन्हें देखा कि भाई क्या हालत है मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ ममालिक में, टू बी प्रिसाइज 167 ममालिक में क्या डेमोक्रेसी की हालत है, हेल्थ है। और उसमें उन्होंने असेस किया, जांचा 5 मेजर्स पे, कि इन्होंने कहा कि ये पैमाने आप कह लें कि उस पे इनको जांचा डेमोक्रेटिक हेल्थ को। और उसमें क्या क्या है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक इसमें इन्होंने बताया इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड प्लूरलिज्म, दूसरी उन्होंने बात की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फिर उन्होंने बात की फंक्शनिंग गवर्नमेंट एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, फिर सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल कल्चर की, ठीक है। और इन चीज़ों पे इन्होंने इसको मेजर किया, और जो इसकी 2022 की रिपोर्ट थी उसमें ये कंक्लूड किया गया था कि सिर्फ जो है
वो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं कि जो 2022 की रिपोर्ट थी उसमें ये कंक्लूड किया गया कि सिर्फ 8% जो लोग हैं दुनिया में वो फुल डेमोक्रेसी में रहते हैं, विद ओवर अ थर्ड रिजाइडिंग इन एन अथॉरिटेरियन रिजीम। और उन्होंने कहा ओवर अ थर्ड जो है दुनिया के लोग वो रहते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम में, जहाँ मतलब किसी एक के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, और 37% है फ्लॉड डेमोक्रेसी में, ठीक है, और 18% है हाइब्रिड डेमोक्रेसी में। जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि जी हाइब्रिड डेमोक्रेसी इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान को भी क्लासिफाई किया जाता है, वही कहा जाता है कि भाई यहाँ पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, कभी भी सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो 18% जो है ये कहते हैं कि जी हाइब्रिड डेमोक्रेसी में है, और उसी में 18% में पाकिस्तान को शुमार किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी लेटेस्ट एडिशन है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2022 रिपोर्ट का, स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, उसमें उन्होंने बताया है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज जो है ना वो इन डिक्लाइन है, वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी इट कैलकुलेट्स ओवर 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन नाउ लिव इन बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसीज। और उसने कहा कि 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है वो रह रही हैं बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसीज में, यानी कि वहाँ पे सही मानों में जमहूरियत नहीं है, या जो है या सही मानों में जमहूरियत नहीं है, या वो अथॉरिटेरियन रिजीम में रह रहे हैं, या वो हाइब्रिड रिजीम में रह रहे हैं, जैसे हमने ऊपर देखा जिसमें पाकिस्तान को क्लासिफाई किया जाता है। It attributes the ongoing wave of democratic erosion to political consequences of the economic crisis that began with the coronavirus pandemic and economic fallout of the war in Ukraine, especially the cost of living crisis. अच्छा, अब ये देखते हैं कि भाई क्या वजह है कि जो हमें डेमोक्रेटिक इरोजन देखने को मिल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जी ये इसकी जो रीज़न है वो ये है, ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, जो शुरू हुआ था कोरोना वायरस पेंडेमिक के, और उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस आए, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आए यूक्रेन वॉर के, खासतौर पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बाद, ठीक है। और उसमें वो बता रहे हैं कि जी द रिपोर्ट्स लिस्ट ऑफ बैकस्लाइडिंग कंट्रीज इंक्लूड्स द यूएस विच फेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शन एंड थ्रेट्स टू सिविल लिबर्टीज़। अच्छा, रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया कि जहाँ पे ममालिक की उन्होंने लिस्ट थी जहाँ बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसीज हैं, तो उसमें शामिल हैं यूएस, और उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम शामिल हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शन की, और थ्रेट्स टू सिविल लिबर्टीज़ की। और कह रहे हैं जी इंडिया एंड ब्राज़ील आर लिस्टेड अमंग द रेस्ट, और जो दूसरे उसमें रेस्ट में शामिल हैं वो क्या है, इंडिया और ब्राज़ील। It says authoritarian governments have intensified repression, with the previous year being the worst on record. और उन्होंने कहा जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं ना, उन्होंने उसमें शिद्दत आ गई है रिप्रेशन की। रिप्रेशन क्या होता है हमारे पास, जब आप हो द एक्शन ऑफ सबड्यूइंग समवन और समथिंग बाय फोर्स, ठीक है, कि आप फोर्स से दबाने की कोशिश करते हो ना, तो उन्होंने कहा जो पिछला साल था वो वर्स्ट है ऑन रैकेट पे, ठीक है। और ये इसको मैंने इस टाइम आपको दोबारा कहा था, इसको लाजमी इसको हाईलाइट करके इसको आप रखें कि जी पाकिस्तान इज अमंग कंट्रीज दैट हैव सीन डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, ठीक है। मेन इसकी थीम ही यही है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे डेमोक्रेसी है ना वो फल फूल नहीं रही, फ्लरिश नहीं कर रही, और हम क्या है पीछे को जा रहे हैं। उसकी हम वजह इन्होंने खासतौर पर वो बात की है, वो हाइब्रिड रूल की भी बात की है कि ट्रू सेंस में हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा अब यहाँ पे बता रहे हैं कि असेसमेंट बता रहे हैं वाशिंगटन बेस्ड फ्रीडम हाउस की, उसमें कह रहे हैं कि जी एक हालिया असेसमेंट हुई वाशिंगटन बेस्ड फ्रीडम हाउस की जानिब से, वो भी सिमिलर कंक्लूजन उन्होंने इसका निकाला। उसमें उन्होंने कहा कि जी ग्लोबल फ्रीडम जो है ना वो डिक्लाइन हुआ 17 कंसेक्यूटिव ईयर विद सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स बीइंग अंडरमाइंड इन सेवरल कंट्रीज, ठीक है। और इसमें और क्या शामिल था, उसमें रिप्रेशन थे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, और वर्सनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस, ये मसाइल का सामना था। ज़ाहिर है अगर क्वालिटी ऑफ इलेक्शन जो है ना वो वर्सन होगी तो आपको डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा, बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी कभी भी आगे जाती नहीं दिखाई देगी। और कह रहे जी 47 कंट्रीज आर फेस्ड विद टाइटर गवर्नमेंट सेंसरशिप, और 47 जो ममालिक हैं उनको सामना है टाइटर गवर्नमेंट सेंसरशिप का, मीडिया का, while freedom of expression deteriorated in 35 countries last year, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करें कि ये चीज़ है ना 47 कंट्रीज़ यहाँ पे टाइटर गवर्नमेंट सेंसरशिप है, द मीडिया है, जबकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जहाँ पे ख़राब हुए 35 ममालिक लास्ट ईयर, तो जाहिर है फिर वहाँ पे हम डेमोक्रेटिक स्टेट उसको नहीं कह सकते। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये चीज़ अपेरेंट है, ज़ाहिर है, ये कि कई ममालिक में है ना ज़ाहिरी तौर पे तो वो इस तरह मतलब अपने आप को शो कराते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे किस तरह के किसी भी फॉर्म में वो इलेक्शन ज़रूर करा लेते हैं, यूजुअली मैनिपुलेटेड, लेकिन वो क्या होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डेमोक्रेसी तो यही है कि आप दूसरे को पूरा मौका दो, आपको इख्तलाफ का वो हो, इख्तियार हो, आप
किसी किस्म की मैनिपुलेशन ना हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ काफ़ी ममालिक जो हैं वो मैनिपुलेटेड इलेक्शन तो करा ही लेते हैं। दे फॉलो इलिबरल पॉलिसी, सप्रेस सिविल लिबर्टीज, मजल द मीडिया, ठीक है, मीडिया की आवाज़ दबाते हैं, अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ, कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ कोई नहीं होता, परसिक्यूट करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को, अंडरमाइन करते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस दैट होल्ड गवर्नमेंट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना वो हम नहीं कह सकते कि जी डेमोक्रेसी है कि आप सिर्फ दिखाने को, दुनिया को दिखा दो जी हमने इलेक्शन करा दिए। लेकिन क्या है, अगर वो मैनिपुलेटेड हों, ठीक है, अगर वो इलिबरल पॉलिसीज फॉलो करें, सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस करें, दबाएं, मीडिया की आवाज़ को दबाएं, इफेक्टिवनेस को ख़त्म करें, रूल ऑफ लॉ, कोई रूल ऑफ लॉ ना हो, परसिक्यूट करें माइनॉरिटी ग्रुप्स को, ठीक है, उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो, अंडरमाइन करें चेक एंड बैलेंसेस को, जो किसी भी गवर्नमेंट को है ना गवर्नमेंट टू अकाउंट करते हैं, यानी कि आप उसको कह सकते हो कि जी आपकी वजह से ये हुआ है, आप उसको एक तरीके से उसका एहतसाब कर सकते हो। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हों तो फिर भी हम उसको ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड डेमोक्रेटिक जो है स्टेट नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा, और उसमें उन्होंने बता रहे हैं जी यहाँ पे राइट विंग पॉपुलिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं जी पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं ना कई ममालिक में, जिस तरह इंडिया हो गया, यूएस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हो गया, उन्होंने इसमें दिखाया है कि बिल्कुल भी वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको डिसरिगार्ड करते, बिल्कुल नहीं उसका ख्याल करते, उसको अहमियत नहीं देते, और जो नॉर्म्स हैं जो इंगेज्ड होते हैं इन अथॉरिटेरियन कॉन्डक्ट एंड यूज हाइपर नेशनलिज्म टू रैली सपोर्ट। ठीक है, और वो एक तरीके से है ना वो हाइपर नेशनलिज्म के जरिए है ना वो अपनी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं, ऑफन ऑर्केस्ट्रेटिंग एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट। और ये किस तरीके से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जी एंटी माइनॉरिटी स्टेटमेंट के, जिस तरह वहाँ पे इंडिया में आपने देखा होगा कि वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ जो है ना वो नफरत फैला के सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाती है। दिस हैज़ डीपली डिवाइडेड एंड पोलराइज्ड देयर सोसाइटीज़। और ठीक है, और इसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा डिवाइडेड और पोलराइज्ड कर दिया है वहाँ की सोसाइटीज़ को, और ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आप कहने को सामने कर लो, आप दिखाने को इलेक्शन करा दो, लेकिन फिर ज़ाहिर है अगर आप उसके बाद मैनिपुलेटेड इलेक्शन करा लो, सिविल मीडिया को दबा दो, और कोई भी परसिक्यूट करो माइनॉरिटीज़ को, फिर कहो कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ट्रू डेमोक्रेसी है, तो वो उसको हम नहीं कह सकते कि भाई वाकई ये जमहूरियत है। फिर ये इकोनॉमिस्ट में है ना एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, ठीक है, मैंने आपसे वो ग्रुप में शेयर भी किया था, ये मेरे ख्याल में अगस्त के लास्ट वीक वाला जो इकोनॉमिस्ट है उसमें ये आया था, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पैरानॉइड नेशनलिज्म के नाम से ये आर्टिकल था, ठीक है, उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसमें वहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि वो किस तरीके से जो अपने उनके शहरियों जो लीडर होते हैं वो क्या है अपने शहरियों के जो फियर्स होते हैं, जो उनका डर होते हैं, उसको है ना वो कैश करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या है ताकि वो पावर हासिल कर सकें इन परस्यूट ऑफ पावर। और फिर कह रहे हैं दिस काइंड ऑफ स्केयर मॉन्गरिंग इज employed as a tool to dismantle the checks and balances that underpin good governance, a free press, independent courts, NGOs and a loyal opposition। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा ये जो स्केयर मॉन्गरिंग होती है, ये आप लोगों को ये है ना वो डर के ज़रिए है ना वो पावर में आने की कोशिश करते हो, ये एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि ख़त्म किया जा सके चेक एंड बैलेंसेस जो अंडरपिन करते हैं गुड गवर्नेंस को, अंडरपिन होते हैं, जो जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ को जो है ना वो डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं चेक एंड बैलेंसेस स्केयर मॉन्गरिंग के ज़रिए। ठीक है, और फिर उसमें जो है डिसमेंटल करने की कोशिश की जाती है फ्री प्रेस को, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स को, NGOs को और लॉयल अपोजिशन को, ताकि जो है ना वो फिर स्केयर मॉन्गरिंग के ज़रिए और डर अपने शहरियों में डाल के है ना वो पावर कॉरिडोर्स में आगे आ सकें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये ग्लोबल ट्रेंड हमने देख लिया है, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है, वो ये सवाल उठाता है कि अब हमें क्या फैक्टर्स हमें देखने होंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें एंटी प्लूरलिस्ट पॉपुलिस्ट लीडर्स के सामने आने के। उनका हर मुल्क का जो केस है वो डिफरेंट है, तो हम कोई सेट ऑफ फैक्टर्स ये नहीं कह सकते कि भाई ये रूल्स हैं, बट सम कॉमन फीचर्स कैन बी सिंगल आउट ऑल्दो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। लेकिन उनका कुछ हम फीचर्स जो है ना उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन यह एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये नहीं कह सकते कि भाई यही है। अच्छा, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जी बढ़ता हुआ डिस्कनेक्ट है पॉलिटिकल एलीट्स और पीपल, लोगों के दरमियान और जो पॉलिटिकल एलीट है उनमें गैप है। फिर फेलियर ऑफ इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है एंड देयर पॉलिसीज़ टू मीट राइजिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस।
पे पुअर गवर्नेंस है, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स बाय इंस्टीट्यूशंस टू पब्लिक कंसर्न्स है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्काउंट, और ये किसकी वजह से होता है? ग्लोबलाइजेशन एंड दी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। उन्होंने कहा ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ें कि ये वजह है जिसकी वजह से है वो हमें डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग देखने को मिलती है। अच्छा, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का क्या एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ से देखें हमारे हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जी पाकिस्तान का क्या एक्सपीरियंस रहा है डेमोक्रेसी को लेके, और द लैक ऑफ इट, या हम कह सकते हैं कि यो नहीं है, ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी नहीं है। द कंट्रीज ट्रबल्ड पॉलिटिकल पास्ट हैज सीन इट स्विंग बिटवीन लॉन्ग बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल एंड पीरियड्स ऑफ फ्रेजाइल सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। उसमें बात करें कि या तो हमारे पास मिलिट्री रूल होता था, या हमारे पास ऐसा पीरियड होता था जहाँ पे बड़ी कमज़ोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी, और आपकी कह लेंगे जिस प्राय नाम ही होती थी, असल में तो इस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल कर रही होती थी। और उन्होंने कहा जी अगर हम 1988 के बाद वाले अभी टाइम देखें तो वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह मिलिट्री जो है ना, बैक प्रेसिडेंट, उन्होंने इंटरवीन किया ख़त्म करने के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, ठीक है, और कोई भी वो जमहूरी हुकूमत थी वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सकी। और फिर उन्होंने कहा कि वो हमें ये राइवलरी देखने को मिली, पॉलिटिकल राइवल्स की, the bitter feuds between political rivals and lack of tolerance for the opposition, और फिर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं थी अपोजिशन के लिए, उसकी वजह से है ना हमें इस्टेब्लिशमेंट को देखने को मिला कि किस तरह उनका रोल बहुत ज़्यादा हो गया हमारी पॉलिटिक्स में, और उन्होंने मैनिपुलेट किया पॉलिटिक्स को, अंडरमाइन किया डेमोक्रेटिक रूल को। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे 2008 की बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे उस फेज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हमें देखने को मिला कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना उन्होंने कुछ म्यूचुअल टॉलरेंस और रिस्पेक्ट दिखाई सिविल लिबर्टीज़ के लिए और मीडिया के लिए, और वहाँ पे कुछ अरसे के लिए है ना रिलेटिवली फ्री एंड ओपन एनवायरनमेंट में काम हुआ। लेकिन क्या कह रहे हैं 2018 में है ना वो हमें एक मरतबा फिर वो हाइब्रिड रूल देखने को मिला जो जारी है इस अभी तक। फिर उन्होंने कहा ये 2018 का जो पीरियड था उसमें हमने देखा डेमोक्रेटिक रिग्रेशन को देखा और रिवर्सल्स को देखा, क्योंकि वो हाइब्रिड अरेंजमेंट था, हैज़ इंटेल्ड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्वायरिंग एन एक्सपेंसिव रोल इन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये रोल बहुत बढ़ गया था इसका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स का गवर्नेंस में और इवन द इकॉनमी, मतलब हर चीज़ में है ना वो जो मिलिट्री थी उसका रोल बढ़ गया था। और इसके साथ जो है ना वो हमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड करप्शन केसेस देखने को मिले अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट, फिर जेल किया गया पॉलिटिकल फिगर्स एक्टिविस्ट को, मीडिया को कंट्रोल किया गया, रूल ऑफ लॉ की बिल्कुल उसको वायलेशन हुई और अलग कर दिया गया पार्लियामेंट, मतलब कि रोल था पार्लियामेंट का उसको बड़ा महदूद कर दिया गया, सारा कुछ जो है ना एक तरीके से आर्मी ने संभाल लिया। ठीक है, अच्छा, और उसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी है, उसने बिल्कुल इसको डिस्क्राइब किया है इस सारे फेज़ को, इस सारे टाइम को, डेट एंडेड विद पार्लियामेंट्स डिसोल्यूशन लास्ट मंथ, और जो ख़त्म हुआ पार्लियामेंट की डिसोल्यूशन से लास्ट मंथ के, इसमें उन्होंने कहा कि ये फेज़ कैसा था, ये डेमोक्रेटिक डिक्लाइन का था रादर देन डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। ठीक है, पूरा ओपिनियन यही है कि हर चीज़ में हमारे पास डेमोक्रेटिक थे वो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है बजाय इसके कि डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन हो। द अनआंसर्ड क्वेश्चन इज़ वेदर द फ्यूचर विल बी एनी डिफरेंट। उन्होंने कहा ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है, यानी अभी इस चीज़ का हमें जवाब नहीं मिला, वो ये है कि क्या जो फ्यूचर है वो क्या है, कोई डिफरेंट होगा, अलग होगा, या इसी तरह ही है डेमोक्रेसी हमें बैक स्लाइड करते हुए मिलेगी, यानी कि हमारे पास सही मानों में हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होगी, और जिस तरह अभी हो रहा है ये हाइब्रिड रूल पे चल रहे हैं तो उसी तरह आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये था ओपिनियन। बाकी हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करें, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप पैसा बने, जहाँ हम डेली एडिटोरियल और संडे को ओपिनियन कराते हैं। बाकी इसके अलावा PDF मटेरियल भी शेयर होता है। 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।